जो हम देखने वाले हैं यहाँ पे आपको मिक्सेलेनियस जीके जीएस को के प्रश्नों को देखने वाले हैं। तो शुरू करते हैं। उससे पहले अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके इससे नहीं जुड़ा है तो डीएलएड के लिए दोस्तों आप इससे अवश्य जुड़ जाए, ताकि हाँ आपको सभी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके, डीएलएड के लिए बेहतरीन तैयारी कर सके। ठीक है दोस्तों, आप इससे जुड़ के इससे अच्छे से जुड़ जाइए और बने रहिए। आपको डीएलएड में अगर एक सरकारी कॉलेज में एक सीट चाहिए तो आप इसमें बने रहिए। चलते हैं प्रश्नों की ओर। उससे पहले आप इससे वीडियो अच्छी लग रही है, आपको वीडियो पसंद आ रही है तो आप इसको लाइक भी करें और अपने दोस्तों तक शेयर भी करें। ठीक है दोस्तों, चलते हैं प्रश्न की ओर। तो प्रश्न क्या है दोस्तों? तो प्रश्न है आपका, सूर्य की प्रकाश की सहायता से शरीर में किस विटामिन का निर्माण होता है? शरीर में किस विटामिन का निर्माण होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों विटामिन डी। सूर्य के प्रकाश की सहायता से हमारे शरीर में विटामिन डी का निर्माण हो जाता है। स्वस्थता दोस्तों, इसमें किसी भी प्रकार की हमें कोई भी पदार्थ खाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, यह स्वयं ही हमारे शरीर में निर्माण हो जाती है किस प्रकाश की सहायता से। उसके बाद चलते हैं अगले नंबर प्रश्न में। आपका अगला नंबर प्रश्न है, आपसे पूछा गया है कि हेली पुच्छल तारा कितने वर्षों के बाद एक बार दिखती है? तो 76 वर्ष। 76 वर्ष के बाद दोस्तों हेली पुच्छल तारा मात्र एक बार ही दिखता है। 76 वर्ष, वर्तमान समय में एक व्यक्ति का उम्र 76 वर्ष टिक ही नहीं पाता है दोस्तों, और 76 वर्ष बाद एक हेली पुच्छल तारा का दिखाई देना, तो आप समझ सकते हैं दोस्तों 76 साल बाद एक हेली पुच्छल तारा दिखाई देता है। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है दोस्तों, किन तरंगों की सहायता से चमगादड़ें रात में सुरक्षित उड़ती है? तो दोस्तों आप जानते होंगे कि चमगादड़ रात में उड़ती है। क्यों उड़ती है? क्योंकि उस समय चमगादड़ों को परासर्व तरंगों का सही से ध्वनि सुनाई देता है। दिन में बहुत सारा शोरगुल होते रहता है, इसलिए वो उनसे सुन नहीं पाती है और जाके टकरा जाती है। परंतु रात में किसी प्रकार की शोरगुल नहीं होता है, इस कारण उसे वे उड़ पाती है। इस कारण से वे अच्छी प्रकार से उड़ पाती है। इसका क्या कारण है? तो परासर्व तरंगों के कारण वे सही दिशा में उड़ पाती है। उसके बाद आपका अगला नंबर प्रश्न है, एचआईवी विषाणु से कौन सा रोग फैलता है? एचआईवी विषाणु से कौन सा रोग फैलता है दोस्तों? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा एड्स। एचआईवी विषाणु से एड्स नामक रोग फैलता है, जो कि एक घातक बीमारी है और ये एक संक्रामक बीमारी भी है दोस्तों। ये रोग एक संक्रामक रोग भी है। यदि आप किसी के संक्रमण में आते हैं तो आपको भी यह रोग हो सकता है। इसलिए एचआईवी विषाणु से होने वाला रोग जो ये एड्स है, इससे बच के रहिएगा आप। यह आनुवंशिक नहीं तो आपकी पीढ़ी दर पीढ़ी होते रहेंगे। उसके बाद आपका अगला नंबर प्रश्न है, रक्त का थक्का जमने में कौन सा विटामिन सहायक होता है? रक्त का थक्का जमने में विटामिन के सहायक होता है दोस्तों, आप इसे भी याद रखेंगे। विटामिन के हमारे रक्त के थक्का बनने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ठीक है, उसके बाद चलते हैं अगले नंबर प्रश्न में। आपका अगला नंबर प्रश्न है, एम्पियर सेकेंड मात्रक है, किसका मात्रक है? तो आवेश की मात्रक है दोस्तों। एम्पियर जो सेकेंड है आवेश का मात्रक है। अगर बात करें कि आवेश का ऐसा मात्रक क्या होता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कूलम। कूलम कूलम इसका सही उत्तर हो जाएगा। आवेश का ऐसा मात्रक कूलम होता है। और एम्पियर सेकेंड किसका मात्रक है? तो ये आवेश की मात्रा का मात्रक है। उसके बाद आपका अगला नंबर प्रश्न है, लाफिंग गैस है। लाफिंग गैस है क्या है दोस्तों? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा नाइट्रस ऑक्साइड। नाइट्रस ऑक्साइड एक प्रकार का लाफिंग गैस है, आप इसे भी याद रखेंगे। चलते हैं अगले नंबर प्रश्न की ओर। अगला नंबर प्रश्न है, बाह्य चुंबकीय प्रभावों से वैज्ञानिक यंत्रों की रक्षा की जाती है। तो बाह्य चुंबकीय प्रभावों से वैज्ञानिक यंत्रों की रक्षा की जाती है, वो क्या है दोस्तों? तो है लोह कवर। लोह कवर में इसकी रक्षा की जाती है। चलते हैं उसके बाद अगले नंबर प्रश्न में। अगला नंबर प्रश्न क्या है दोस्तों, परमाणु बिजली घरों में किस प्रकार की न्यूक्लियर अभिक्रिया होती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों न्यूक्लियर संलयन, इसका सही उत्तर हो जाएगा। आप इसे भी अच्छे से याद रख लेंगे। परमाणु बिजली घरों में न्यूक्लियर संलयन की अभिक्रिया होती रहती है। उसके बाद चलते हैं अगले नंबर प्रश्न में, गैसों के दाब ज्ञात करने वाला यंत्र कहलाता है। गैसों के दाब ज्ञात करने वाला यंत्र क्या कहलाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मैनोमीटर। गैसों के दाब ज्ञात करने की जो यंत्र है उसका सही उत्तर हो जाएगा मैनोमीटर। उसके बाद चलते हैं
हम जीव विज्ञान के कुछ प्रश्नों की ओर। दोस्तों यहाँ से भी आपकी डीएलएड एग्जाम में प्रश्न पूछे जाने की बहुत अधिक संभावना है, तो आप इसे भी अच्छे तरीक़ा से देख लेंगे ताकि आपके वहाँ पर प्रश्न ना छूटे। चलते हैं प्रश्न की ओर। प्रश्न क्या है दोस्तों? आपका प्रश्न है, मांसपेशियों में किस अम्ल के एकत्रित होने से थकावट आती है? मांसपेशियों में किस अम्ल के एकत्र होने से थकावट आती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों लेट्रिक अम्ल। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? लेट्रिक अम्ल। उसके बाद चलते हैं अगले नंबर प्रश्न में। अगला नंबर प्रश्न आपके डीएल एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, कई बार पूछा जा चुका है आपकी। जैसे कि हमने आपको पहले बताया कि सारे क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से लिए गए हैं, सिलेक्टेड हैं। तो देखते हैं क्या है। क्वेश्चन है, अंगूर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? अंगूर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा टार्ट्रिक अम्ल। अंगूर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? टार्ट्रिक अम्ल। इसी के साथ साथ अगर आपसे पूछा जाए कि टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो उसका हो जाएगा दोस्तों ऑक्जेलिक अम्ल। क्या हो जाएगा? ऑक्जेलिक अम्ल। ठीक है दोस्तों, आप इसे भी याद कर लेंगे। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो उसका सही उत्तर हो जाएगा मेथेनोइक अम्ल। मेथेनोइक अम्ल, उसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों मेथेनोइक अम्ल। और मेथेनोइक अम्ल को ही फॉर्मिक अम्ल के नाम से भी जाना जाता है। मेथेनोइक अम्ल को ही फॉर्मिक अम्ल के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद चलते हैं अगले नंबर प्रश्न में। अगला नंबर प्रश्न है, कैंसर संबंधित रोगों का अध्ययन क्या कहलाता है? कैंसर संबंधित रोगों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो इसका सही उत्तर जाएगा दोस्तों ऑर्गेनोलॉजी। कैंसर संबंधित रोगों का अध्ययन ऑर्गेनोलॉजी कहलाता है। चलते हैं उसके बाद अगले नंबर प्रश्न में। आपका अगला नंबर प्रश्न है, मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है? तो मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका कोशिका होती है। मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका क्या होती है दोस्तों? तो तंत्रिका कोशिका इसका सही उत्तर हो जाएगा। आप इसे भी याद रखेंगे। उसके बाद चलते हैं अगले नंबर प्रश्न में। अगला नंबर प्रश्न है, दांत मुख्य रूप से किस पदार्थ के बने होते हैं? दांत मुख्य रूप से किस पदार्थ के बने होते हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों डेंटाइन की। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? डेंटाइन। दांत मुख्यतः डेटाइन के बने होते हैं। उसके बाद चलते हैं अगले नंबर प्रश्न में। अगला नंबर प्रश्न है, किस जंतु की आकृति पैर की चप्पल के समान होती है? किस जंतु की आकृति पैर के चप्पल के समान होती है? तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों पैरामीशियम। पैरामीशियम की आकृति जो होती है वो एक चप्पल के आकार की होती है। दोस्तों यदि बात करें कि पैरामीशियम किस प्रकार की जंतु है, तो यह एक कोशिकीय जंतु है। एक कोशिकीय जंतु है। ठीक है दोस्तों, आप इसे भी ध्यान में रखेंगे। उसके बाद चलते हैं प्रश्न संख्या 7 में। प्रश्न संख्या 7 है, केंचुए की कितनी आंखें होती है? केंचुए की कितनी आंखें होती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा एक भी नहीं। केंचुए में आंखें नहीं होती है दोस्तों। ठीक है, उसके बाद चलते हैं अगले नंबर प्रश्न में। अगला नंबर प्रश्न है, गाजर किस विटामिन का समृद्ध स्रोत है? तो उसका सही उत्तर हो जाएगा विटामिन ए। विटामिन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। गाजर विटामिन ए का समृद्ध स्रोत है। आप इसे भी याद जरूर रखेंगे। उसके बाद चलते हैं अगले नंबर प्रश्न में। अगला नंबर प्रश्न है, निम्न में से किस पदार्थ में प्रोटीन नहीं पाया जाता है? तो दोस्तों चावल, गेहूँ आदि ये सब पदार्थों में जो हम लोग खाद्य पदार्थ के रूप में उपयोग करते हैं, उसमें कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, ना कि प्रोटीन। प्रोटीन का सबसे अधिक जो स्रोत है वो दालें होती हैं। सभी प्रकार के दालों में प्रोटीन मिलती है, परंतु चावल में कार्बोहाइड्रेट मिलता है, गेहूं में कार्बोहाइड्रेट मिलता है। इसमें गेहूं चावल में प्रोटीन की मात्रा नहीं होती है, नगण्य होती है दोस्तों। उसके बाद चलते हैं अगले नंबर प्रश्न में। अगला नंबर प्रश्न है, मानव का मस्तिष्क लगभग कितने ग्राम का होता है? तो दोस्तों मानव का मस्तिष्क लगभग 1350 ग्राम का होता है। मानव का मस्तिष्क लगभग 1350 ग्राम का होता है। आप इसे भी याद रखेंगे। ठीक है दोस्तों, 1350 ग्राम। आपका अगला नंबर प्रश्न है, रक्त में पाए जाने वाली धातु क्या है? तो दोस्तों आप सुनते होंगे कि आयरन आयरन और आयरन की कमी से एनीमिया रोग हो जाता है। आप इसे जानते होंगे। तो आयरन का ही हिंदी नाम होता है लोहा। आयरन का ही हिंदी नाम क्या होता है दोस्तों? लोहा। रक्त में लोहा की एक प्रकार की धातु है जो पाया जाता है। आप इसे जानते होंगे। धातु जिसमें जो ऊष्मा और विद्युत का सुचालक होता है, जिसमें तन्यता होती है दोस्तों, और जो आघात वर्ध्यता है उसे धातु कहेंगे, और लोहा में वो सारे गुण पाए जाते हैं।
होमवर्क के तौर पर दोस्तों आज आपसे एक प्रश्न दिया जाता है, जो इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। दोस्तों आपसे पूछा जाता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में देंगे। दोस्तों अगर आप कमेंट बॉक्स में इसका जवाब देते हैं तो आपको रिप्लाई भी उसी समय दे दिया जाएगा, ठीक है। और ये सारे पीडीएफ पाने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जहां आपको पीडीएफ फ्री में दिए जाएंगे। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर इससे जुड़ जाइए। आपको डीएलएड की सारी तैयारी यहां से करा दी जाएंगी। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।